गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने हाइगेन का तरंगी का सिद्धांत पढ़ा था। इस लेक्चर में हम हाइगेन का तरंग का सिद्धांत है उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। अनुप्रयोग यानी उसका इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे कि हाइगेन ने उस तरंग का सिद्धांत की सहायता से किस प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन को एक्सप्लेन किया। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये प्रकाश का जो हमने कणिका सिद्धांत देखा था उससे भी था, इससे भी अपन समझा सकते हैं। और सामान्यतः अपन देखें तो किरण प्रकाशी की जो है उससे अपन अपवर्तन और परावर्तन को बहुत इजी वे में समझा सकते हैं। ठीक है, तो हाइगेन ने भी इजी वे में समझा दिया यहाँ पे, क्योंकि तरंग सिद्धांत है वो भी इसको एक्सप्लेन करता है। इसलिए कणिका सिद्धांत और हाइगेन का जो सिद्धांत था उन दोनों में कंपेरेटिवली स्टडी उस टाइम ढंग से नहीं हो पाई, क्योंकि दोनों ही सेम ही बात बता रहे हैं। इसलिए न्यूटन वाला जो कणिका सिद्धांत था वो ज़्यादा फेमस न्यूटन होने के कारण वो ज़्यादा टाइम तक माना गया, और हाइगेन वाला था वो यंग के आने के बाद, उसने जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था उसके आने के बाद उसको मान्यता मिल पाई थी। फिर भी हम देखते हैं कि अपवर्तन और परावर्तन जो हैं उन दोनों को कैसे हाइगेन का सिद्धांत एक्सप्लेन कर पाता है। आज की क्लास में हम सबसे पहले इसी को लेते हैं कि हाइगेन किस तरंगिका सिद्धांत की सहायता से प्रकाश का परावर्तन, ये अपन लेके चलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू हाइगेन्स वेवलेट थ्योरी। ठीक है, हाइगेन ने इस तरंग सिद्धांत पर समझाने के लिए एक सिंपल परावर्तक सतह का एक दर्पण लिया। सिंपल अपन एक्सप्लेनेशन दे तो ये वाला दर्पण सपोज अपने पास है, इसको मैं mn कह सकता हूँ। mn ये एक दर्पण है सपोज, परावर्तक सतह है, इसका कार्य करता है दर्पण। परावर्तक सतह का मतलब इस पर जो भी प्रकाश किरणें आपतित होंगी या प्रकाश तरंगें आपतित होंगी वो वापस परावर्तित हो जाएंगी। ठीक है, ये परावर्तक सतह का काम करता है। इसको मैं लिख देता हूं परावर्तक सतह। इसके रूप में अपन ने क्या लिया है, दर्पण लिया है सपोज। तो नीचे वाले माध्यम की तो कल्पना ही नहीं है, क्योंकि अपन कह रहे हैं कि नीचे की तरफ तो प्रकाश जाएगा भी नहीं, तो एक ही माध्यम में सारा काम होगा, है ना। इस ऊपर वाले माध्यम में, इस सतह से तल से ऊपर वाला जो माध्यम है उसी में सारा काम होगा। और उसमें सपोज अपन ने एयर ले रखी है, क्या ले रखी है, वायु ले रखी है, जिसका अपवर्तनांक आप जानते हो इकाई होता है नॉर्मली। अब क्या करते हैं, तरंगिका सिद्धांत की सहायता से हम परावर्तन को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले आपतित तरंगागर की संकल्पना लेते हैं कि आपतित तरंगागर कैसा है, किधर से तरंगें आ रही हैं, कहाँ पर आपतन होता है उनका, और फिर कैसे परावर्तन होता है उनका। तो सपोज मैं कह रहा हूँ कि प्रकाश का संचरण इस डायरेक्शन में है, प्रकाश तरंगों के रूप में इस डायरेक्शन से आ रहा है, यू किसी एंगल पर इस पर इंसिडेंट हो रहा है, आपतित हो रहा है। हाँ, उनका आगमन देखो कैसे, सपोज इन पॉइंट पर आपतन होता है। सपोज किसी टाइम पर तरंगागर की ये स्थिति है, क्योंकि तरंगों का संचरण इस दिशा में है, तो तरंगागर क्या होता है, हमने बताया था कि तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर किसी टाइम पर ये पोजीशन है तरंगागर की। सपोज इसको मैं 8 डबल डेस
बी डबल डैश कह सकता हूं। थोड़े टाइम बाद वो आगे बढ़ा तो सपोज यहां तक आया तरंगाग्र, ये वाली स्थिति है, इसको मैं ए डैश बी डैश कह सकता हूं, ठीक है। थोड़े टाइम बाद यही तरंगाग्र क्या हुआ, संचरित होता हुआ किधर आया, यहां आया। अब देखो जरा, किसी टाइम पर यहां पर इस इंस्टेंट टाइम पर इस पॉइंट पर अपन बात करते हैं कि यहां जो तरंगाग्र का आपतन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। इस पॉइंट को मैं क्या कह देता हूं O1, इसको O2 और इसको क्या कह देता हूं O3 कह देता हूं। सपोज तरंगाग्र इस पॉइंट पर अपन लें तो तरंगाग्र की स्थिति क्या रहेगी, ये रहेगी, ये तरंगाग्र की स्थिति रहेगी इस पॉइंट पर, ठीक है। ये तरंगाग्र की स्थिति है O1B, ये तरंगाग्र है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, मैं कह रहा हूं कि तरंगे इधर से आ रही हैं, इस दिशा में संचरण हो रहा है, तरंगाग्र की किसी टाइम ये स्थिति आगे बढ़ता हुआ तरंगाग्र यहां पहुंचा, यहां पहुंचा। बढ़ता कैसे है, हाइगेन की तरंगिका सिद्धांत से आगे बढ़ता है, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। अब देखो इस किसी पर्टिकुलर टाइम पर, देखो इस टाइम पर है ना, इसको मैं कह दूं कि सपोज ये टी टाइम वाली घटना है। ये घटना किस टाइम पर है, टी टाइम पर, टी बराबर T1 समय पर है। सपोज ये इस टाइम पर ये घटना है कि इस तरंगाग्र का एक सिरा ए पॉइंट, जिसको मैं कह दूं सपोज यहां इस पॉइंट को ए भी कह दूं, तो तरंगाग्र का ये जो ए सिरा है ये इस O1 को टच कर लेता है, O1 बिंदु पर, और बी सिरा अभी तक इतनी दूरी पर है, समझ गए। तो ये जो डिस्टेंस है इतनी दूरी पर है, कौन सी डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये बी पॉइंट है, और यहां से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी होगी। सपोज ये जो तरंगे हैं इंसिडेंट रे, जिनको कहते हैं आपतित तरंगे, आपतित तरंगे हैं, और इनका वेग कितना है, सपोज v है। वायु अगर अपन कंसिडर करें तो सपोज c वेग है, कितना वेग है, c वेग है। तो अगर मैं ये बात बताऊं कि ये b बिंदु जब इस पॉइंट से तरंगाग्र का ये सिरा इस पॉइंट से O3 बिंदु तक पहुंचेगा, किस बिंदु तक पहुंचेगा, O3 बिंदु तक पहुंचेगा, तो टाइम कितना लेगा, सपोज डेल्टा टी, कितना मान लिया, डेल्टा टी, कि ये यहां से यहां तक डेल्टा टी समय में पहुंच जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी तय करेगा, डिस्टेंस कौन सी, BO3, ये कितनी डिस्टेंस होगी, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल कितना है c, समय कितना लग रहा डेल्टा टी, तो c इंटू डेल्टा टी। इतना टाइम लेगा ये बी बिंदु यहां तक पहुंचने में, इससे उस साइड जाना नहीं है। अब देखो क्या स्थिति होगी, मैं मान रहा हूं कि सपोज ये समान इंटरवल पे मैंने 3 रेज ली हैं। अब क्या होगा, ये बी बिंदु जैसे आगे बढ़ेगा, सपोज आधी डिस्टेंस तय करेगा यहां तक, तो मैं यहां से ये स्थिति खींचूंगा। देखो ये बीच वाला पॉइंट था ना इस तरंगाग्र पर, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, इस सिरे पे पहुंच जाएगा, और इस पॉइंट ये सिरे पे पहुंच जाएगा, तो बी कहां से कहां पहुंचा, यहां तक पहुंचा। इतना टाइम और रह गया। सपोज मैं मानो कि एवरेज डिस्टेंस पे है इधर से, तो टाइम भी क्या लगता है, आधा लगता है, तो आधा यहाँ लगता है डेल्टा T/2 और आधा यहाँ लगेगा डेल्टा, तो ये डेल्टा T/2, इस डेल्टा टी का आधा समय लगा, तो बी यहाँ से यहाँ आ गया। हाँ, ये जो पॉइंट था बीच वाला, ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट यहाँ पहुँच गया, फिर भी ये बी यही है ना, यहाँ से इतनी दूरी पर है, ठीक है। ये दूरी कितनी, डेल्टा T/2, इतना टाइम हो गया, आधा टाइम हो गया ना, आधा टाइम लगेगा इसको, तो डेल्टा T/2 इंटू सी, प्रकाश का वेग, तो ये डिस्टेंस कितनी है, डेल्टा T/2 इंटू सी, ठीक है। अब ये पॉइंट तो यहां पहुंच गया, बी यहां से यहां पहुंच गया, लेकिन ए का क्या हुआ, क्योंकि बी यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक, तो इसको कितना टाइम लगा, डेल्टा T/2 लगा। डेल्टा T/2 में ये पॉइंट था, ये यहां से यहां पहुंच गया, ठीक है। तो अब ये तो यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया, ये कहां जाएगा, क्योंकि ये सिरा पहले टच कर चुका, इसलिए ये डेल्टा टी टाइम में क्या होगा, ये जो बिंदु है यहां पर, ये पॉइंट है, ये हाइगेन के तरंगिका सिद्धांत से किसका कार्य करेगा, द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत का कार्य करेगा। समझ गए, स्रोत का मतलब ये एक ऐसे स्रोत का काम करेगा जिससे वापस तरंगे उत्सर्जित होंगी।
समझ गए, बिंदु है इसलिए बिंदुवत है। अब नीचे वाली साइड चूंकि ब्लॉक्ड है इसलिए क्या होगा, स्फेरिकल होंगी, इससे गोलीय तरंगें उत्सर्जित होंगी, दूसरी वाली साइड जाएंगे तो ऊपर वाली साइड गोलीय तरंगें उत्सर्जित होंगी। हाँ, अब इससे गोलीय तरंगें उत्सर्जित होंगी, चूंकि ऊपर की तरफ माध्यम एक ही है, वायु ही है, इसलिए क्या होगा कि ये यहां से यहां तक पहुंचा है, ये यहां से यहां तक पहुंचा तो कितना टाइम लिया है, डेल्टा टी बाई 2। ये बिंदु इतने दूरी में क्या करेगा, ये द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित करेगा इतने टाइम में, और वो द्वितीयक तरंगिकाएं किस वेग से चलेंगी, इस वायु माध्यम में किस वेग से चलेंगी, सी वेग से, तरंग के वेग से, हाइगेन ने कहा था। तो वो तरंग के वेग से चलेंगे तो वो कितनी दूरी तय कर लेंगी, डेल्टा टी बाई 2 इंटू सी। कितनी दूरी तय कर लेंगे, डेल्टा टी बाई 2 इंटू सी। सपोज वो जो तरंगिकाएं हैं वो इस तरह से हैं, ये वाली डिस्टेंस के बराबर, ये भी तो डेल्टा टी बाई 2 इंटू सी तो थी, तो इतनी दूरी तय कर लेंगे ये। इतनी दूरी तय कर लेंगे, है ना। उन तरंगिकाओं वाली स्थिति क्या रहेगी, इस पॉइंट से अब ये बिंदु रहेंगे, ये बिंदु रहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्थिति क्या होगी, ये तो डेल्टा टी बाई 2 समय के बाद की बात थी, इस आधे समय के बाद की। अब क्या होगा, अब ये जो बी पॉइंट यहां से यहां आया था ये अब यहां पहुंचेगा, कितना टाइम लेगा, फिर से डेल्टा टी बाई 2, इतना ही टाइम लेगा क्योंकि टोटल तो डेल्टा टी है, तो इतना टाइम यहां से यहां तक पहुंचने में लेगा, ठीक है। तो कितनी दूरी तय कर लेगा, डेल्टा टी बाई 2 इंटू सी, इतनी दूरी तय कर लेगा। ये पॉइंट यहां पहुंच जाएगी दूरी तय करके, लेकिन इस ड्यूरेशन में ये पॉइंट कहां जाएगा, फिर बीच वाला पॉइंट, ये सारे पॉइंट ऐसे गमन करेंगे धीरे धीरे से, लेकिन अपन ने 3 ही लेके दर्शाया इनको। तो ये पॉइंट यहां आ गया था, अब ये यहां से आगे तो जाएगा नहीं, तो अब ये क्या करेगा, ये भी वही काम करेगा, प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करेगा, बिंदुवत, ये बिंदु, और ये भी द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित करेगा। कितने टाइम के लिए, डेल्टा टी बाई 2 टाइम के लिए। कितनी दूरी तय करेंगे वो द्वितीयक तरंगिका, डेल्टा टी बाई 2 इंटू सी। तो वो भी क्या करेगा, ये इससे उत्पन्न तरंगिकाएं भी क्या होंगी, ये स्थिति होगी, वो भी अर्धगोलीय स्थिति में ऐसे आएंगी, ठीक है। ये स्थिति होगी। इस दूसरे पॉइंट तक की बात हो गई, लेकिन ये जो पॉइंट था इससे उत्पन्न तरंगिकाएं कहां तक पहुंच गई थी, यहां तक पहुंच गई थी, कितनी दूरी तय करके, डेल्टा टी बाई 2 इंटू सी, इतनी दूरी तय करके, समझ गए। अब क्या होगा, इस तरंगिका का ये जो तरंगागर बना है, इस डेल्टा टी बाई 2 टाइम बाद बना था तरंगागर, अब सारे पॉइंट यहां पर है, ठीक है। ये इन पॉइंटों का काम क्या होगा, ये द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत का फिर से काम करेंगे, और फिर से काम करेंगे तो इनके भी गोले बनेंगे, यूं बनेंगे, इन पर भी, उन पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, तब जाकर के इनकी अगली स्थिति मिलेगी, कितने टाइम बाद, इतने टाइम बाद। तो क्या होगा, इन पे जो गोले बनेंगे उनकी त्रिज्या कितनी होगी, इतनी, उनकी त्रिज्या कितनी होगी, इतनी, यानी वो डेल्टा टी बाई 2 इंटू सी, इतनी दूरी यहां और यहां से इतनी दूरी और, समझ गए। तो वो गोले जो स्पर्श रेखा खींचेंगे वो कैसे बनेंगे, देखो, ये स्थिति होगी, समझ गए। तो क्या हुआ, अब यहां से इस पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस इसकी, यानी इस दूसरे वाले तरंगागर पर जो भी, या दूसरा वाला जो अर्धगोला दिख रहा है, इसकी किसी भी बिंदु की डिस्टेंस कितनी होगी, इतनी होगी, कितनी होगी, इतनी। क्यों, डेल्टा टी बाई 2 इंटू सी, ये तो पहले ही में हो गया था हाफ इंटरवल में, फिर यहां जो पॉइंट आया ये फिर से स्रोत का काम करेगा, तो फिर इससे फिर से द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होंगी, कितने टाइम के लिए, डेल्टा टी बाई 2 टाइम के लिए, वो कितनी दूरी तय करेंगे, इतनी। तो यहां ऐसे गोले बनेंगे छोटे 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 छोटे, है ना, और उन पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये आएगी, ये स्पर्श रेखा इसका डेल्टा टी बाई 2 टाइम बाद, इस टाइम बाद फिर से स्थिति को बताएगा, ये स्थिति आ गई। यानी बी बिंदु यहां से O3 तक जब पहुंचा तो कितनी दूरी तय करी इसने, C इंटू डेल्टा टी। ए बिंदु जब यहां भी था तब यहां पर पहुंच चुका था, माध्यम एक ही है, इसलिए बी इधर जाएगा तो ये क्या करेगा, इसी माध्यम में वापस गमन करेगा, और इस पॉइंट सोर्स से द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होंगी जो इधर गमन करेंगी, गोलाकार रूप, ठीक है। और ये पॉइंट इन बिटवीन है दोनों के, तो ये बी यहां आया तब यहां पहुंचा था,
इसलिए इससे उत्पन्न जब भी यहां पहुंचेगा डेल्टा टी बाई टाइम में, तो इससे उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाएं क्या करेंगी, यहां तक ही पहुंच पाएंगी। ठीक है, अब क्या होगा, हाइगेन क्या कहता है कि अब इस डेल्टा टी टाइम बाद जब भी यहां पहुंच चुका, इसका मतलब लगभग संपूर्ण तरंगागर पहुंच चुका जो अपन ने ए बी लिया था, वो कहता है कि अब क्या होगा, अगला पॉइंट कि इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा। अब अपन कह रहे हैं कि सपोज डेल्टा टी टाइम लग गया, तो T1 टाइम पर अपन यहां थे, T1 टाइम की ये स्थिति थी तरंगागर की। अब हम कह रहे हैं कि अब टाइम कितना हो गया, T कितना हो गया, T1 तो था ही, अब डेल्टा टी टाइम बाद की स्थिति हम देखना चाह रहे हैं। अब क्या होगा, तो डेल्टा टी टाइम बाद देखो क्या हुआ, यानी T1 पे तो अपन को पता है ए बी थी पोजीशन, क्या थी तरंगागर की पोजीशन, ए बी थी। अब हम देखना चाह रहे हैं कि इस टाइम बाद डेल्टा टी टाइम पश्चात क्या स्थिति है तरंगागर की। तो देखो डेल्टा टी टाइम पश्चात क्या है, ये जो O पॉइंट ए जो सिरा था O1 पॉइंट पर आया था, ये इन स्थितियों में आ चुका। ठीक है, O2 जो पॉइंट पर आया था ये इन स्थितियों में आ चुका, O3 पर भी पहुंचा ये जस्ट। तो क्या कहता है कि स्पर्श रेखा खींच दो, जो द्वितीयक तरंगिकाएं बनती है ना उन पर स्पर्श रेखाएं खींच दो। तो अब अपन इस पॉइंट को लेकर के स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तीनों पोजीशन के लिए। तो स्पर्श रेखाएं ये खींची, ये लो साहब खींच दी स्पर्श रेखा, खींच दी। तो ये O से ये जो डिस्टेंस है, ये स्पर्श रेखा खींची, ये डिस्टेंस, ये पॉइंट, और इससे स्पर्श रेखा खींची तो ये पॉइंट, और ये पॉइंट तीसरा है, ये तरंगागर की नवीन स्थिति को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, ये तरंगागर की नवीन स्थिति है ना। इसको मैं PQ नाम दे सकता हूं, क्या नाम दे सकता हूं, PQ, इस पॉइंट को Q, ये PQ नवीन स्थिति है। इस टाइम के बाद नवीन स्थिति क्या है, PQ है, जो ऐसे है, समझ गए। अब अगर अपने पास ये PQ स्थिति मिल गई, अब देखो ये PQ स्थिति आपको ऐसे दिख रही है ना, ऐसे है, हमें नई स्थिति मिल गई। अब क्या होगा, अब अपन जान रहे हैं कि डेल्टा टी टाइम बाद की स्थिति हमें अपने पास आ गई, हम कह रहे हैं कि थोड़े टाइम बाद और देख लो, और क्या होगा, सपोज इसमें T बराबर T1 प्लस डेल्टा टी टाइम बाद तो है, ये स्थिति तो अपने पास PQ है, ये तो कौन सी स्थिति है, PQ है। अब अपन जोड़ रहे हैं इसमें डेल्टा टी टाइम और जोड़ रहे हैं कि अब ये आगे किधर जाए, ये तो पता चले ना कि आगे जाएगा किधर। तो अपन सपोज कह रहे हैं कि डेल्टा टी टाइम बाद और देखें कहाँ जाए, किधर जाएगा, पता चल जाए अपन को, है ना। तो डेल्टा टी टाइम बाद देखें, तो अब वापस हाइगेन के सिद्धांत पे आ जाओ कि तरंगागर की किसी समय पर अपने पास स्थिति आ गई। हाइगेन ही तो कहता है किसी समय पर तरंगागर की स्थिति आपके पास है, तो क्या करना आपको, उस तरंगागर पे जो भी बिंदु है, जैसे ये बिंदु अपन ने पर्टिकुलर ले लिए, ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं इस तरंगागर की स्थिति पर, जो भी बिंदु हैं वो द्वितीयक स्रोत का काम करेंगे, द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत का काम करेंगे। ठीक है, तो यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं, अब मैं कह रहा हूं कि सपोज यहां से उठाकर मैं इसको इधर ले लूं, मेरे पास ये स्थिति है ना, ये पॉइंट है P और ये पॉइंट कौन सा है, Q। ठीक है, हाइगेन क्या कहता है इसके लिए, इसी को लिया मैंने इधर, हाइगेन कहता है कि इसका प्रत्येक बिंदु, इस तरंगागर का प्रत्येक बिंदु वो किसका काम करेगा, द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत का, यानी ये फिर से तरंगिकाएं उत्सर्जित करेगा, और किस डायरेक्शन में देखना अपन को, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखो क्या होगा, डेल्टा टी टाइम में कितनी दूरी तय हो चुकी होगी, c इंटू डेल्टा टी, प्रकाश के वेग से, तो इस पर c इंटू डेल्टा टी के क्या होंगे, गोले होंगे, क्या बनेंगे, गोले। ये लो जनाब। अब चूंकि इस A पॉइंट पर आपतन के बाद अब नवीन स्थिति डेल्टा टी टाइम बाद इस A पॉइंट की P है, A पॉइंट की क्या है, नवीन स्थिति P है, B की नवीन स्थिति O3 है, तो A इधर जा रहा है, इसका मतलब बैकवर्ड तो उधर होता है, उधर तो जाने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इधर तो क्या है, दर्पण है और नीचे ब्लॉक है, तो इसका मतलब इधर जा रहा है, इसलिए इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन ये हो गई। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप खींचो इस पर स्पर्श तल, ये लो जनाब, ये स्पर्श तल खींच दिया मैंने, तो ये P डैश Q डैश नवीन स्थिति होगी तरंगागर की। अब ये फिर से क्या करेगा, इसका प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं, तो इसका मतलब ये तरंगागर अब किधर बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में इधर ही बढ़ेगा। तो तरंगिकाएं कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखा देंगे, ये तरंगिकाएं होंगी इस डायरेक्शन में जाने वाली। तो इसका मतलब इस तरंगागर की नवीन स्थिति इन तरंगिकाओं से स्पष्ट करें अपन, तो
नवीन स्थिति, यहां से चलो, ठीक है। ये स्थिति तरंगागर यहां है, कुछ टाइम बाद किधर बढ़ेगा, इधर, जैसे यहां से यहां पहुंचा, कुछ टाइम बाद यहां आ गया सपोज, P डेस Q डेस, थोड़े टाइम बाद आगे बढ़ेगा तो आगे चला जाएगा, P डबल डेस Q डबल डेस, यानी संचरण की दिशा अब इधर हो जाएगी इन तरंगों की। ये परावर्तित तरंगे हैं। कौन सी तरंगे हैं? परावर्तित तरंगे, समझ गए। ये हाइगेन की तरंगिका सिद्धांत की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, इस परावर्तन की व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब अपन देखते हैं, यहां थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया डायग्राम, दोबारा से बना के समझाएंगे। अगला, हाइगेन के तरंगिका सिद्धांत से प्रकाश का परावर्तन इस तरह से अपन सैद्धांतिक रूप से स्पष्ट कर दिया। अब परावर्तन के जो नियम है जो दिए गए थे कि अभिलंब, आपतित किरणें, परावर्तित किरणें, या आपतित तरंगे, परावर्तित तरंगे और अभिलंब तीनों क्या होने चाहिए, एक ही तल में होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या थी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों के मध्य संबंध स्नेल के नियम का पालन करना चाहिए, यानी आपतित जो किरणें हैं उनका अभिलंब के साथ बनाया गया कोण और जो परावर्तन कोण है वो अभिलंब के साथ, वो दोनों क्या होने चाहिए, अगर एक ही माध्यम में, परावर्तन एक ही माध्यम में रहते हैं अपन, तो इसका मतलब दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है, ये वाली स्थिति होनी चाहिए। ये दोनों चीजें अपन स्पष्ट करेंगे, ठीक है, वो देखो अब नेक्स्ट करते हैं। देखो क्या रहता है अपने पास, वही परावर्तक, परावर्तन तो अपन करें। अब नेक्स्ट हेडिंग इसी से क्या लेंगे अपन, परावर्तन की व्याख्या। परावर्तन की व्याख्या, कौन सी व्याख्या, कि परावर्तन के दो रूल दिए जाते हैं, परावर्तन के नियम की व्याख्या, है ना, परावर्तन के नियम की व्याख्या। नियम की दो स्टेटमेंट है, एक तो कौन सा, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक तल में है, दूसरी कौन सी है, आपतन कोण और परावर्तन कोण की ज्या में जो संबंध है वो, और परावर्तन करते हैं तो एयर वाले मीडियम में ले चाहे दूसरे किसी माध्यम में ले, परावर्तन की स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या रहता है, बराबर रहता है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसके लिए देखो अपन क्या लेते हैं, वही मिरर, ये ले लिया सपोज मिरर, ये M था पॉइंट और ये कौन सा था, N पॉइंट था। थोड़ा बड़ा ले लेते हैं ताकि समझने में क्या रहे, आसानी रहे। इस पॉइंट को अपन ने क्या कहा था, ये मिरर था, ये पॉइंट क्या था, ये आपतित किरणें थी जिनको अपन तरंगे कहते हैं हाइगेन के अनुसार, सॉरी, आपतित तरंगे। संचरण की दिशा ये है, ये पॉइंट क्या था, O1, ये पॉइंट क्या था, O2, ये पॉइंट क्या था, O3, ठीक है। तरंगागर की स्थिति किसी टाइम क्या थी, यहां पर थी, ये तरंगागर की स्थिति थी। इनके लंबवत, ये तरंगागर की स्थिति थी। चूंकि तरंगागर आपतित किरणें जो होती हैं उनके क्या होता है, लंबवत होता है,
ये पॉइंट अपन ने क्या नाम दिया था इसको, बी, ये बी पॉइंट नाम दिया था, है ना। और अपन ये कह रहे थे कि जो परावर्तित तरंगागर था, है ना, वो कैसा था, आपने देखा था यहाँ से, यानी ये O पॉइंट से उत्सर्जित तरंगिकाएं बी जब इतनी दूरी इधर तय करेंगी तो वो इधर इतनी तय कर लेती थी। तो सपोज वो यहाँ था, ये था, ठीक है, इसको क्या नाम दिया जाए, P, और इसको क्या था, ये O3 पढ़ा रहने दो, जो Q था, डमी नेम इसका क्या था, Q था, और इसका डमी नेम इस तरंगागर का क्या लिया था अपन ने, A लिया था। ये AB तरंगागर था, जो कि सेम पॉइंट हो गया इसलिए O1 पहले से दर्शा रखा। ये PQ स्थिति थी तरंगागर की, जो ऐसे थी, ये वाली स्थिति थी, है ना, इससे तरंगिकाएं ऐसे जा रही थी। ये परावर्तित तरंगें थी, ठीक है, इस दिशा में। है ना, और ये भी क्या था, इन तरंगों की ये तरंगागर भी क्या था, लंबवत था, जानते हैं अपन ये बात। तो ए बी क्या है, यहां पर किसी समय टी पर, ए बी किसी समय टी बराबर T1 पर आपतित तरंगागर की स्थिति, किसकी, आपतित जो तरंगागर है, आपतित तरंगागर की स्थिति। और PQ क्या है, PQ ये वाला डमी नेम Q है इसका, O3 का PQ, इस AB को आप डमी नेम OB भी दे सकते हो, O1B भी दे सकते हो, O1B, इसको क्या दे सकते हो, PO3, एक ही बात है, डेल्टा T समय पश्चात, अर्थात T बराबर T1 प्लस डेल्टा T समय पर तरंगागर की परावर्तित स्थिति, ठीक है, ये वाली स्थिति होगी, दोनों स्थिति। तीसरी चीज अपन को क्या चाहिए, एक अभिलंब और चाहिए, है ना, क्योंकि तीन चीजों की बात करते हैं ना अपन, तो एक अभिलंब और चाहिए। अभिलंब देखो इस पॉइंट पर अपन कंसीडर कर रहे हैं, सपोज O1 सबसे पहले इसी पॉइंट को हिट करता है तरंगागर का सिरा, इसलिए अभिलंब ये है, सपोज ये अभिलंब है N1 N2, ये क्या है, अभिलंब, नॉर्मल जिसको आप कहते हो। आपतित किरण ये है, सॉरी आपतित तरंग ये है, तो ये अभिलंब से कितना कोण बना रही है, I, इसको अपन आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित तरंग ये है ना, ये वाली फर्स्ट ले रहे हैं, इसकी भी फर्स्ट देखेंगे। तो परावर्तित तरंग क्या है, ये है, ये वाली है, ये कितना बना रही है, सपोज R कोण बना रही है, ये आपतन कोण, और ये कौन सा है, परावर्तन। आप अभिलंब यानी यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, किसी भी एक तरंग को लेकर के आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ये परावर्तन कोण। अब एक चीज देखो, अभिलंब हमेशा इस तल से 90 डिग्री कोण बनाएगा, ठीक है। तो अब ये एक त्रिभुज देखो आप, त्रिभुज O1P O3, O1 यहां पर, ये O1 पॉइंट है, O1P O3, ये त्रिभुज देखो, चूंकि N1 O और O3 ये दोनों 90 पे है, इसका आधा, इसका थोड़ा सा हिस्सा R है, तो बचा हुआ हिस्सा कितना हो जाएगा, ये वाला कोण है, ये वाला 90 माइनस R। तो इसमें क्या होगा, इस त्रिभुज में एंगल कौन सा, PO1 O3, PO1
O3 कितना हो जाएगा 90 माइनस एंगल R, ठीक है। अब ये जो त्रिभुज है O1P O3 ये 90 है, 90 माइनस R हो गया ये ऊपर वाला, तो ये एंगल कितना बच गया R। देन एंगल कितना PO3 O1 कितना R, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है एक त्रिभुज के 180। ये 90 है, ये 90 माइनस R है, तो 90 प्लस 90 माइनस R 180 माइनस R, ये R ऐड कर दो प्लस R, ये R हो गया। सिमिलरली देखो अपने पास ये जो तरंगागर की स्थिति है O1B यानी AB जिसको आप समझ रहे हो, ये इस आपतित किरण के क्या है लंबवत, ठीक है, ये आपतित किरण के लंबवत है। और इसका इतना भाग ये I है, तो ये बचा हुआ भाग क्या हो गया, ये बचा हुआ भाग ये 90 माइनस I, ठीक है, ये 90 माइनस I, और चूंकि ये पूरा भाग 90 है तो ये बचा हुआ भाग कितना हो गया, ये वाला भाग ये कितना हो गया 90 माइनस I था, तो ये I हो गया, ठीक है, ये भाग I हो गया, तो ये कोण कितना हो गया I। तो मैं क्या करूं, त्रिभुज ये हो गया, इसमें मैं एक चीज ले लूं साइन R ले लूं, एंगल R, इस पहले वाले त्रिभुज में पहले उसी की बात कर लें, आगे वाले को बाद में लेंगे। O1P O3 इसमें साइन R R ये है, R के सामने वाला एंगल लंब होता है, R एंगल के सामने वाली भुजा लंब, और नीचे वाली कौन सी बच गई समकोण के सामने वाली कर्ण, तो लंब क्या है O1P, लंब क्या है O1P बट्टा कर्ण O1 O3 त्रिभुज। अब दूसरा लेते हैं O1B O3, इसमें देखो ये कितना आ गया I, ठीक है, तो ये कितना आ गया एंगल, इसमें जो कोण था वो देखना है O1B O3 में, इसमें ये एंगल देखना है, ये वाला कितना है एंगल B O1 O3, ये देखो कितना होगा। हम जानते हैं कि जो तरंगागर है उसकी स्थिति क्या है, ये वाली आपतित तरंगागर की और ये तरंग है आपतित तरंग, दोनों के बीच एंगल कितना 90 डिग्री, क्योंकि आपतित तरंगागर तरंग की क्या होता है लंबवत 90 डिग्री। अब इस 90 डिग्री में से मैं ये I काट दूं, सपोज यहाँ आ गया I कम हो गया, तो ये बचा हुआ कितना बच गया 90 माइनस I, और अब क्या करूं, इसको मैंने थोड़ा इधर बढ़ा दिया, तो ये कौन सी, ये नीचे वाली दर्पण वाली स्थिति और ये अभिलंब, तो दोनों सतह के बीच फिर 90 डिग्री कोण। तो अब ये चीज बताओ, ये 90 माइनस I था, इतना बढ़ाया तो 90 हो गया, तो कितना बढ़ाया मैंने I बढ़ाया, इसका मतलब कितना हो गया ये एंगल I, ठीक है। अब देखो इस I के लिए साइन I कितना होगा, इस I के सामने वाली भुजा ये साइन I, साइन एंगल I, सामने होने वाली भुजा ये कितनी B O3, और समकोण के सामने वाली भुजा O1 O3, ठीक। अब एक चीज देखने लायक, O1 O3 कितना है चाहिए ही नहीं, क्यों, साइन I अपॉन साइन R जब अपन करेंगे तो ये तो कट जाएगा, हमें चाहिए O1P और BO3। O1P कौन सा, O1P और BO3 वाला। देखो जरा यहाँ आपतित तरंगागर कौन सा है AB, जिसको O1B भी कह रहे हैं ना, ये पॉइंट यहाँ पर है, तब तक इस तरंगागर का ये वाला सिरा जिसको अपन डमी A कह रहे थे ना सिरा, ये A सिरा है, ये यहाँ पहुंच चुका था, ये B यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है डेल्टा T टाइम, किस वेग से जाएगा C वेग से, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी उसकी, तो BO3 कितनी होगी C इंटू डेल्टा। अब हम कह रहे हैं कि ऊपर वाले माध्यम की बात हो रही है, B जब यहाँ से यहाँ तक पहुंच चुका होगा तो हमने देखा कि इससे द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होंगी और वो ऐसे आएंगी, ऐसे बताई थी, तो वो इस डेल्टा T टाइम में C वेग से भी वो चलेंगी, तो वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे P तक, तो O1P कितना हो गया, ये भी C इंटू डेल्टा T, ठीक है। अब देखो इन दोनों त्रिभुजों दोनों त्रिभुजों से अपने पास साइन I और साइन R दोनों आ गए, तो क्या होगा समीकरण 2/1 से, समीकरण 2/1 से क्या होगा, साइन एंगल I अपॉन साइन एंगल R कितना BO3 अपॉन O1 O3 बटा ये
तो O1 O3 तो दोनों के बटा में है, इसका मतलब ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो BO3 इसका अंश बचेगा और ऊपर वाले का भी अंश बचेगा O1P। BO3 देखो कितना है, C इंटू डेल्टा T, और ये कितना O1P, ये भी C इंटू डेल्टा T। इसका मतलब क्या आ गया अपने पास, साइन एंगल I इक्वल टू साइन ऑफ R, यानी एंगल I इक्वल टू एंगल R। ये परावर्तन का नियम है। दूसरा वाला इसका स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या था, देखो पहला स्टेटमेंट कैसे प्रूफ होता है, इसमें हम कह रहे हैं कि आपतित तरंगागर ये है, ये वाला, परावर्तित ये है, ठीक है। आपतित तरंगागर के लंबवत तरंगे ये हैं, परावर्तित के लंबवत ये है। इसके अलावा आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ये दोनों क्या हुई, ये आपतित किरण और ये परावर्तित, दोनों को अपन ऐसे ले सकते हैं। ये एक तल हो सकता है, देख ऐसे आप देखोगे आपकी तरफ तो ये एक तल में है, और यहां अभिलंब लिया अपन ने। तीसरा क्या लिया है, तीसरा ये अभिलंब लिया, तीसरा क्या लिया, अभिलंब। इसका मतलब तीनों ही क्या है, देखो जरा एक ही प्लेन में है। इसका मतलब आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों किस में रहेंगी, एक ही तल में। परावर्तन का जो नियम है उसका फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरा क्या, ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण ये अभिलंब के साथ कितना कोण बनाती है, I, और ये जो परावर्तित किरण है, सॉरी तरंग है, अपन तरंग की बात करें, परावर्तित तरंग है, ये तरंग अभिलंब के साथ कितना बना रही है, R, और यहां से क्या है अपने पास, I बराबर R, यानी आपतित किरण द्वारा या आपतित तरंग द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण परावर्तित जो तरंग है उसके द्वारा अभिलंब के साथ बनाए गए कोण के क्या होता है, बराबर। ये परावर्तन के नियम का कौन सा है, दूसरा स्टेटमेंट। इसके अलावा हाइगेन के तरंगिका सिद्धांत से परावर्तन के दोनों स्टेटमेंट कंफर्म होते हैं, परावर्तन के नियम की सफलतापूर्वक क्या कर सकते हैं, अपन व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे, इसके अपवर्तन के नियम की भी व्याख्या सफलतापूर्वक करेंगे। धन्यवाद।